से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक इटसेल्फ, एंड दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज आवर लेक्चर नंबर 1। आज की क्लास का अपन लेक्चर नंबर 1 बोल रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 का था लेक्चर नंबर 1 फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स and error analysis. Our topic of discussion is significant figures and error analysis. ये दो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। इन दो टॉपिक्स को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, व्हाटएवर यू कैन से। बात जब हो रही है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की और डायमेंशनल एनालिसिस तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे साथ इसके साथ लगा हुआ जो टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस का। एरर एनालिसिस अपने आप में एक यूनिक टॉपिक हो जाता है। फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों ही के अंदर इस एरर का इस्तेमाल होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरर एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल प्ले है। मतलब कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर अपन जाएं, जिस इंडस्ट्री के अंदर जाए मतलब वो डिजाइन इंडस्ट्री हो सकती है, वो ऑटोमेशन हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, वो टेक्सटाइल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। डिजाइनिंग की कोई भी इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए बहुत सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं। कैलकुलेटेड होती है। वो कैलकुलेटेड क्या चीजें होती हैं उसको अपन को समझना जरूरी हो जाता है। तो हम लोग एक्चुअली शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं हमारी, इससे एरर एनालिसिस। हम एरर को एनालाइज करना चाहते हैं और फिर जितना हो सके उसके मार्जिनल वैल्यूज को कम करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर वो चॉकलेट मैन्युफैक्चर कर रहा है, चॉकलेट बना रहा है। अब वो चॉकलेट उसने बनाई तो चॉकलेट के मोल्ड्स होते हैं। चॉकलेट जिस तरह से तुम लोग केक्स बनाते हो, केक के मोल्ड होते हैं या फिर टॉफीज के मोल्ड होते हैं, कुकीज के मोल्ड्स होते हैं, वैसे ही आइसक्रीम के मोल्ड होते हैं। तो उसका एक मोल्ड होता है और मोल्ड में अपन लोग उसके अंदर कोई लिक्विड आइटम, सेमी लिक्विड आइटम उसके अंदर पोर करते हैं और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको निकाल कर अपन लोग रैप करके सेल आउट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर अगर ओवर पोरिंग हो जाए, अगर हमने ओवर मटेरियल डाल दिया तो ओवर मटेरियल डालने से उसके ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएगा और जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो ओवरफ्लो होने की वजह से वो चीज रिजेक्शन में चली जाएगी। इसे भी हम लोग कहीं ना कहीं एरर ही बोलेंगे, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एरर। हम कभी भी अपनी गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी चीज ऐसी खरीद के लेके आते हैं, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा, तो उन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर आपने देखा होगा ओके का लेबल चिपका रहता है। तो वो ओके या नीचे लिखा रहता है ओके टेस्टेड। इसका मतलब है कि उसको आराम से उसने इस्तेमाल किया है, बनने के बाद उस चीज को इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल के बाद उसमें कोई खामी नहीं आई, इसलिए उसको लिखा गया ओके टेस्टेड। जो पीस रिजेक्ट हो गए, जो पीस एक्सेप्ट नहीं किए गए, उनमें कुछ ना कुछ एरर रहा। तो आज हम एक्चुअली उन्हीं एरर्स पर रोशनी डालना चाहते हैं कि ये एरर्स हैं क्या। ये जो एरर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बार बार, इन जिन एरर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये एरर्स हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन गलतियां हैं जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग वजहों से देखी जा सकती है। अलग अलग वजहों से देखी जा सकती है इन गलतियों को। अब ये गलती कैसे हो सकती है? ये गलती एक तो हो सकती है मुझसे, आपसे, मतलब एरर ड्यू टू ह्यूमन, जिसको अपन लोग नॉर्मली ह्यूमन मिस्टेक्स बोल सकते हैं। ये गलती हो सकती है किसी भी मशीन से। भाई हो सकता है आपने, मैंने तो सही काम किया लेकिन मशीन गलत थी, तो हम क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट गलत था तो वो हम क्या कर सकते हैं? तो मशीन हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसकी गलती भी तो गलती है ना। फिर गलतियां हो सकती है कुछ नेचुरल गलतियां, जैसे नेचुरल एरर्स, जैसे कि आप तो सब कुछ सही स्टार्ट कर रहे थे, सब कुछ सही काम कर रहे थे, लेकिन एकदम से वेदर कंडीशंस चेंज हो गई, एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेंपरेचर चेंज हो गया, तो वो तो आपके हाथ में नहीं था। और अब उससे जो गलतियां आई, वो गलतियां आपकी गलती नहीं थी, वो गलतियां नेचर की गलती है। वो नेचर की वजह से इसको आप दूर नहीं कर सकते। तो हम मोटे तौर पर एरर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऐसे एरर जिनको रिमूव किया जा सके, मतलब रिमूवेबल, और दूसरे नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल मतलब ऐसी गलतियां जो आपको पता है कि गलतियां हैं, उनको अपन ठीक कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिमूवेबल में ऐसी कहानियां आ जाएंगी, ऐसी गलतियां आ जाएंगी जो गलतियां हैं उनको ठीक भी नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है रिजेक्शन का,
कि हम उस चीज को रिजेक्ट कर दें, उस चीज को एक्सेप्ट ही ना करें। और यहां पे ही इसी कहानी के अंदर इन एरर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं और 3 कैटेगरीज में, जिसमें अपन ने 3 में कैटेगरी में क्या क्या रखा, एक ह्यूमन एरर, दूसरा मशीन या इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरा एरर ड्यू टू नेचर या नेचुरल एरर्स। ये तीनों बेसिक फॉर्म्स ऑफ एरर्स हैं जो जहां पे भी जाओ जनरली वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में सबको? क्लियर है? इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में अपन जस्टिफाई करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में देखे जा सकते हैं, अलग अलग किताबें इनको अलग अलग तरीके से बताती हैं, समझाती हैं और बोलती हैं। तो अपन को इतनी ज्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं घुसना, एरर जितना पार्ट अपन लोग को है उतना ही पार्ट अपन कवर अप करते हैं। तो लेट्स get it started with writing it down the definition of error. Write down the definition for error with a new topic, with a new chapter, with a new page. Any uncertainty in the measurement, any uncertainty in the process of measurement, any uncertainty in the process of measurement is known as error. Any uncertainty in the process of measurement is known as error. और अगर इन जनरल कहा जाए कि एरर क्या है या एरर क्या होता है, एरर की वैल्यू क्या होती है, तो एरर की वैल्यू के लिए अपन बोल सकते हैं जो आपने मेजर किया वो, उसको अगर आप ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लो तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको देगा एरर। तो चाहो तो इसकी भी डेफिनेशन एक लिख सकते हो आगे अगली लाइन में। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। It can simply be calculated by subtracting the measured value with the true value. Now put up the classification of errors. मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने रजिस्टर्स बना लिए होंगे और सारों के रजिस्टर्स अलग अलग होंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। बोले अरिजीत क्या हुआ? अरिजीत तू पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देता? क्या बेवकूफ हो जैसे क्वेश्चन पूछता है, बुक इधर कॉपी इधर। ये मैं तेरे को बोल दिया कि नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, तो बस उस चीज को आइडेंटिफाई कर। तू अपनी एनसीईआरटी से कंपेयर करेगा तो कैसे चलेगा? एनसीईआरटी में वो एक ही टॉपिक है, एनसीईआरटी के अंदर हर एक टॉपिक मेरे लिए अलग अलग चैप्टर है। तो तू मेरी बात पर ध्यान देना, तू उधर कहां घूमता बैठता है 2-2 मिनट के अंदर और तो जैसे। बट अब रीडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। और जब अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास ग्रॉस एरर। और अपन यही रहे हैं, यही तीनों पढ़ रहे हैं, बस उनका नाम दे दिया अपन ने। ये जो 3 अभी अपन ने डिस्कस किए थे उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब हमने इनका सिर्फ एक नाम दे दिया। मोटे तौर पर देखा जाए तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, कौन है, और तीसरा रैंडम एरर। ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। मेरी आवाज आ रही है सबको? सो ग्रॉस, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। जब बात होती है ग्रॉस एरर की, तो ग्रॉस एरर हम लोग जनरली ग्रॉस एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं एज एन ऑब्जर्वेशनल एरर। ग्रॉस एरर को हम लोग जनरली कैसे बोलते हैं? एज एन ऑब्जर्वेशनल एरर। इसका दूसरा नाम ऑब्जर्वेशनल एरर भी है। जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, एरर इन द ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्व करते वक्त, वैल्यू को रीड करते वक्त अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। फॉर एग्जांपल अगर मैं चश्मा पहनता हूं और मैं रीडिंग ले रहा हूं, रीडिंग लेते वक्त मैंने चश्मा नहीं पहना तो हो सकता है कि मैं गलती कर दूं, क्योंकि मेरा विजन क्लियर नहीं है तो हो सकता है मैं रीडिंग गलत ले लूं। इसी तरह से जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो एक्सपेंशन दिखाता है, कंट्रैक्शन दिखाता है, उस तरह की प्रॉब्लम को भी अपन लोग इसी के अंदर पुट अप करेंगे। तो ऑब्जर्वेशनल एरर या ग्रॉस एरर की डेफिनेशन खुद से लिखो बेटो। ये जनता है कॉल मार रहा है। लिखी डेफिनेशन आप लोगों ने ऑब्जर्वेशनल या फिर क्रॉस एरर। क्या होती है क्रॉस एरर या ऑब्जर्वेशनल एरर? क्या लिखा जूही, पढ़ के बताओ। जूही पढ़ के बताओ आपने क्या लिखा। Errors which are done by humans. Okay. इसको थोड़ा सा और आप अच्छा बना सकते हो क्रॉस एरर को या ऑब्जर्वेशनल एरर को। इट इज द टाइप ऑफ एरर which comes into existence या which comes into play as a result of error in the observation, as a result of difference in the observation taken by humans। ठीक है जोई? अच्छा, इसमें एक चीज और है। अभी अभी अपन ने क्या किया, क्या कहा कि ऑब्जर्वेशनल एरर इज द एरर डन बाय ह्यूमंस, और मैंने इससे पहले क्या समझाया था कि रिमूवेबल भी होते हैं और नॉन रिमूवेबल भी होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रॉस एरर था, ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर है, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ये रिमूवेबल में जाएगा या नॉन रिमूवेबल में जाएगा? रिमूवेबल में जाएगा, बिल्कुल सही। ये एक तरह का रिमूवेबल एरर है। अब सवाल ये पैदा होता है हर्षिता कि इसको रिमूव कैसे किया जाए, इस एरर को दूर कैसे किया जाए? बिल्कुल सही पहचाना आपने। हर स्कूल के अंदर जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त आपको बोला जाता है 2 से 3 रीडिंग्स लो। इसका मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ रीडिंग्स लेकर, बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, इस एरर को सुधारा जा सकता है। दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय टेकिंग मल्टीपल नंबर ऑफ रीडिंग्स। अलग-अलग रीडिंग लेंगे अपन तो ये एरर दूर कर सकते हैं अपन आसानी से। बिल्कुल सही पहचाना आपने।
जी बोले ठीक। अरे अकल से पैदल आदमी, जब ज्यादा रीडिंग लेते हैं तो ज्यादा रीडिंग लेने के बाद हम रीडिंग्स की एवरेज लेते हैं, रीडिंग्स का टोटल नंबर मीन लेते हैं। इस मीन या इस एवरेज को अपन लोग फाइनल रीडिंग बोल देते हैं। ये तुम्हारे स्कूल में करते तो हो कितनी बार, स्कूल में तुमने 10th में भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो टीचर ने बोला होगा कम से कम 2 से 3 चीज रीडिंग चाहिए मुझे, तो क्या तीनों रीडिंग ले लेते थे अपन? नहीं, हम तीनों रीडिंग का एवरेज लेते थे, हम तीनों रीडिंग का मीन लेते थे। तुमने नहीं किया इसका मतलब तुम्हारा स्कूल छोटा स्कूल है, तुम एक काम करो स्कूल चेंज करो। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सरकारी स्कूल्स हैं, आज भी एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ कन्या विद्यालय है उसमें तुम लो एडमिशन। तो पैसे क्या को देते हो स्कूल वालों को? मना करो, मैं अपनी लैबोरेटरी खुलवा देता हूँ यहाँ पर ओरिजिन के नाम से, लेके जाते हैं। क्या क्या सुन रहा हूँ मैं? ये कोई भी बोला लेकिन तेरी पोल पट्टी खुल गई। स्कूल क्या है? स्कूल सेम हुआ, सेम स्कूल की ही तो बात कर रही है वो कौन सा कोई डीपीएस में थोड़ा अलग से स्कूल में, या फिर कोई और बढ़िया, वो भी तो तेरे स्कूल में है बढ़िया। तू पढ़ता है ना उस क्लास में, इसलिए नहीं लेके गया होंगे जानबूझ। एक नोट लिखिए इसी के अंदर, सिस्टमैटिक एरर तो अपन सेकंड नंबर पे बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले लिखिए नोट। क्रॉस एरर के बारे में, in order to remove this type of error, multiple number of readings are taken. In order to remove this type of error, multiple number of readings are taken, and then the mean या average of all the readings, and then the mean or average of all the readings is considered as the true value. The mean or average of all the readings is considered as the true value. लिखा आपने? फिर बात आती है सिस्टमैटिक एरर्स की, और सिस्टमैटिक एरर्स को कई लोग दूसरे नाम से पहचानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एरर्स। सिस्टमैटिक एरर का दूसरा नाम है कांस्टेंट एरर। कई लोग सिस्टमैटिक बोल देते हैं, कई लोग कांस्टेंट एरर बोल देते हैं, नाम अलग अलग हो जाते हैं, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस पड़ता नहीं है इनमें, मीनिंग कोई ही निकलता है। जैसा कि नाम जस्टिस कर रहा है, नाम जस्टिफाई कर रहा है, कांस्टेंट एरर, इसका मतलब जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो हर बार एक ही गलती आ रही है, हर बार एक ही रीडिंग आ रही है, हर बार एक ही रीडिंग आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार रीडिंग ले एक ही गलती, मतलब आप एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उस केस में जो रीडिंग आएगी वो सिंबलाइज करेगी हमारे लिए एक तरह का कांस्टेंट एरर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका हो गया कि आपने ली रीडिंग्स मल्टीपल, लेकिन जब आपने ओरिजिनल और रीडिंग जो लिया आपने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट हमेशा सेम आ रहा है। उस सिचुएशन में भी आपको हम बोलेंगे कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा प्रिवेलिंग रीजन जो है वो है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, और इसीलिए कई बार लोग इसे इंस्ट्रूमेंटल एरर के नाम से पहचानते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर बोलो, कांस्टेंट एरर बोल लो, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलो, बात एक ही है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेना प्रेफर करता हूं कि अगर आपके पास एक जो पेंसिल जो स्केल होता है ना आपका,
मेजरमेंट वाला 15 सेंटीमीटर का प्लास्टिक स्केल, उस प्लास्टिक स्केल को अगर आप देखोगे तो जो कंपनी वाले स्केल्स होते हैं उसमें जो लाइंस होती है मिलीमीटर वाली लाइनिंग, वो मिलीमीटर वाली लाइनिंग बहुत क्लियर रहती है, बहुत क्रिस्प बनी रहती है। इस तरह की जो रीडिंग्स रहती हैं इनमें ये मिलीमीटर वाली लाइनिंग्स आप बहुत आसानी से देख सकते हो। ये वाली लाइनिंग्स बहुत इजीली विजिबल होती हैं। लेकिन जो लोकल वाले होते हैं कई सारे, उनमें ऐसा होता है कि ये रीडिंग इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो उस केस में अगर आपका स्केल जो आपने मार्केट से खरीद के लाया है उस स्केल में ही गलती है, उसका स्केल का ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो आप उससे जो भी रीडिंग लोगे वो रीडिंग गलत ही आएगी। जो भी रीडिंग लोगे उसमें हमेशा गलती आएगी, और उस गलती को अपन लोग नाम देंगे कांस्टेंट एरर, या चूंकि इंस्ट्रूमेंट ही खराब है इसलिए अपन उसको बोल देंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, या कई लोग उसको सिस्टमैटिक एरर के भी नाम से पहचानते हैं। अब ये भी एक तरह का रिमूवेबल एरर है, इसको भी रिमूव किया जा सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसको रिमूव करने के लिए हमें पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट बदलना पड़ेगा। मतलब जिस स्केल से आप मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे थे वो स्केल बदल दो, एक नया स्केल खरीद के ले आओ। तो जब आप नया स्केल खरीद के लाओगे तो उस नए स्केल पर काम करना पड़ेगा और उस नए स्केल से आपका काम हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर या कांस्टेंट एरर को भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन रिमूव करने के लिए इस बार इंस्ट्रूमेंट को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर ह्यूमन एरर जो था, ह्यूमन एरर में ह्यूमन को बदलना नहीं पड़ा कि एक आदमी कर रहा था उसको हटाओ दूसरे आदमी को ले आओ, अपन ने रीडिंग्स की नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा दी। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एरर में अपन लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। सो लिखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ एरर the error is observed due to the the manufacturing defect in the instrument itself. Error is observed due to the manufacturing defect in the instrument itself. Manufacturing defect in the instrument itself. और आखिरी में आपके पास फाइनली तीसरा एरर बच जाता है जो कि होगा रैंडम एरर। चाहो तो सिस्टमैटिक में एक पॉइंट और ऐड कर लो कि दिस कैन आल्सो बी रिमूव्ड, और रिमूव करने का तरीका नया इंस्ट्रूमेंट खरीदो भाई साहब, आपके पास और कोई चारा नहीं है। जो थर्ड वैरायटी आती है हमारे पास जिसका मैंने बोला नाम रैंडम एरर। रैंडम एरर इज अ नॉन रिमूवेबल एरर। नॉन रिमूवेबल मतलब बिना इसको रिमूव किए आप नहीं कर सकते काम। ये यूं कहूं कि इसको रिमूव करना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि रैंडम एरर अकर्स रैंडमली, इट हैपन टू टेक प्लेस रैंडमली। अब रैंडमली ऐसे कि अभी टेम्परेचर मेजरमेंट करना है मुझे, इस कमरे के अंदर मुझे कोई काम करना है, कोई पर्टिकुलर काम कर रहा हूं मैं, और उस काम के करने के लिए मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 10th क्लास सभी ने पढ़ी है इसलिए उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। एक रेजिस्टर है मेरे पास, मोटा सा तार है, उस मोटे से तार को काम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अभी मैंने उसका मेजरमेंट किया, सब काम कर लिया, काम खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसी इंस्ट्रूमेंट का दोबारा से इस्तेमाल करता हूँ कल। लेकिन कल क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत तेज हो गया, समर सीजन होने की वजह से टेम्परेचर आसपास का एम्बिएंट बहुत सारा बढ़ गया, एंड मोर ओवर मैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ उसके ठीक बगल में एक भट्टी लगा दी गई, एक तंदूर की भट्टी लगा ली, बंदा रोटी बनाने लगा वहां आके, है ना, शादी पार्टी हो रही थी, उसने अपनी रोटी बनाने वाली भट्टी बगल में रख दी। अब भट्टी लगने की वजह से, वहां पर फर्नेस लगने की वजह से टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मेरा रेजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस भी बदलेगा। हमने 10th में क्या सीखा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। तो उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ। अब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज हुआ, फिर आपने रीडिंग ली तो आपकी रीडिंग तो गलत ही आनी थी। क्यों गलत आनी थी? क्योंकि जो एरर था that occurred randomly, you didn't expected to put up a furnace। आपको नहीं पता था कि कोई फर्नेस वहां पर आने वाला है, there is some furnace coming on to that particular place। वो फर्नेस अपने आप एकदम से आ गया, तो उस फर्नेस के आने की वजह से इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर असर पड़ा।
उस रजिस्टर के ऊपर असर पड़ा एंड फाइनली वी रिकॉग्नाइज दैट इट इज एन एरर जिसको हम बोल देंगे रैंडम एरर। इसका नेचर से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आप बाहर ओपन में एटमॉस्फेयर में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, किसी चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, किसी चीज का मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हो और एकदम से बारिश आ गई, तो बारिश आने की वजह से क्या होगा, फिर से टेम्परेचर वेरिएशन होगा, फिर से टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो फिर से रीडिंग गलत आएगी। तो क्या इस रीडिंग को सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते, क्योंकि ऊपर वाले की देन है भाई, बारिश आ रही है आ रही है। अब जब तक आना है उसको आना है, तो आप इंतजार करोगे जब तक वो टेम्परेचर वापस उसी तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए हम रैंडम एरर्स को कई बार एरर ड्यू टू नेचर भी बोलते हैं या सिंपली नेचुरल एरर्स। इन एरर्स को दूर करने का एक ही तरीका है कि पूरी रीडिंग दोबारा से एग्जीक्यूट करो, पूरा प्रोसेस दोबारा से एग्जीक्यूट करो, कोई और चारा नहीं है अपने पास। अपन के पास अगर सोर्स नोन होता है तो अपन उसके लिए काम करें, अगर सोर्स अननोन है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोरोना के केस में अभी कुछ भी नहीं पता लोगों को, कोई वैक्सीन कुछ भी नहीं पता, तो हर तरह के टोटके काम कर रहे हैं। कोई बोल रहा है ऐसा कर लो तो नहीं होगा, कोई बोल रहा है ऐसा कर लो तो नहीं होगा। जब तक उसकी कोई पर्टिकुलर उसके पीछे साइंस जो है कोई एक्सप्लेन ना कर दे तब तक वो चीजें टोटके के रूप में सब कुछ चल रहा है। ये सब काढ़ा पी लो तो नहीं होने वाला है ना, मास्क लगा लो तो नहीं होने वाला। तो ये सब सिर्फ प्रिकॉशंस हैं, सिर्फ प्रिकॉशंस। अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये करके हम अवॉइड कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते अपन कि उससे नहीं होगा, क्योंकि अगर नहीं हो रहा होता तो जितने लोगों का ये लोग फिगर्स बता रहे हैं वो कैसे होता। सेम थिंग हैपेंड विद दिस। समझ में आई बात सबको? पूर्वेश समझ में आ रहा है आपको? सो नोट कीजिएगा, रैंडम एरर डेफिनेशन अपने आप बनाइए भाई। मैं बार बार ज्यादा डिक्टेशंस नहीं कर रहा, कुछ छोटी मोटी चीजें तो आप लोगों को लिखना आना चाहिए। एरर ड्यू टू नेचर इज कॉल्ड नेचुरल एरर या रैंडम एरर। इसको रैंडम एरर बोला इसलिए इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती थी, these types of errors occur randomly due to the change in nature। अभी अपन लोगों ने एरर्स के बारे में जाना, हमने ये देखा कि एरर कितने तरह के होते हैं, कौन सा रिमूव कर सकते हैं, कौन सा रिमूव नहीं कर सकते। दोस्तों इसी बिहाफ पे हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, हाउ टू एक्सप्रेस एन एरर। एरर को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है या एरर को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब अगर हमें किसी भी एरर को एक्सप्रेस करना है तो एरर को एक्सप्रेस करने के भी तीन तरीके हैं। कौन कौन से? पहला, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, second one is called relative error and the third one is called percentage error। अभी यहां पर जितना भी हमने पढ़ा वो पूरा थ्योरेटिकल था, अब हम इसी को प्रैक्टिकली समझना चाह रहे हैं। एरर को एक्सप्रेस तीन तरीके से किया जा सकता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के फॉर्म में। यहाँ आप ध्यान रखें कि जब भी आपके पास मल्टीपल वैल्यूज दी होंगी, आप सभी मल्टीपल वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करेंगे, तो वो मीन वैल्यू जो आएगी उसे हम बोलेंगे उसकी ट्रू वैल्यू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास 4 रीडिंग है तो चारों रीडिंग्स का आप मीन लोगे, जो मीन वैल्यू आएगी आपकी वो मीन वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू बन जाएगी, और उस ट्रू वैल्यू से अगर आप इंडिविजुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कहलाएगा एरर। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं। जैसा लिखा है 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, ये 4 रीडिंग्स हैं। मैं इससे पहले इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, टी भी फाइंड कर लेता हूं, तो इनका मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन कितना आएगा इन चारों का? 5, 7, 14, 14, 6 और 23, 23 पॉइंट लगा दिया। 2, 4, 6, 8, 10, तो 10.3 अपॉन 4 रीडिंग्स है तो डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करो तो 4 टू द 8, डेसिमल लगा हुआ है इसलिए पॉइंट हट गया यहाँ से। 4 टू द 8 पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पर, कितना बच गया? 23 मतलब
4 5 20, लगभग 2.5 आ गया मेरे पास। मैंने बस समझाने के लिए बोल दिया लगभग 2.5। ये 2.5 है मेरी ट्रू वैल्यू। अब मैं इस ट्रू वैल्यू से एरर कैसे कैलकुलेट करूं? ये पहली रीडिंग थी, ये दूसरी रीडिंग है, तो मैं पहली रीडिंग को बोल दे रहा हूं A1, दूसरी को A2, तीसरी को A3 और चौथी को A4। तो मेरे पास पहली रीडिंग में एरर हो जाएगा डेल्टा A। दिस डेल्टा A इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। इसी डेल्टा A को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो मैं एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालूंगा? फर्स्ट रीडिंग के अंदर इट विल बी ट्रू वैल्यू माइनस A1। ट्रू वैल्यू कितनी? 2.5 थी, माइनस पहली रीडिंग कितनी थी? 2.2। कितना आया? 0.3। इसका मतलब डेल्टा A1 पहली रीडिंग में एरर कितना है? 0.3 का। इसी तरह से 2.5 सेकंड रीडिंग के लिए अगर मैं निकालूं तो डेल्टा A2 विल बी इक्वल टू 2.5 minus 2.5 which will be 0। फिर डेल्टा A3 2.5 minus 2.7 which will be minus of 0.2। फिर डेल्टा A4 will be equal to 2.5 minus 2.9 which will be 0.4 minus में। तो बहुत साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है आप लोगों को कि हम एरर कैलकुलेट करते कैसे हैं। और जो मैं वैल्यूज आपके सामने यहाँ पर बता रहा था, इन डेल्टास को, ये जितने भी डेल्टा मैंने कैलकुलेट आपके सामने किए हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर ही है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट एरर? मैंने डेफिनेशन नहीं बताई थी आपको शुरुआत में, लेकिन अब बताता। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। फॉर्मूला वाइज अगर मैं लिखूं तो एब्सोल्यूट एरर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा A, इट विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। TB मतलब ट्रू वैल्यू, MB मतलब मेजर्ड वैल्यू। क्या आप लोगों को समझ में आया सभी को? कोई ऐसा जिसको कुछ कंफ्यूजन हो पूछ ले भाई। Anybody? शुभांशु कहाँ है भाई? आज क्लास में शुभांशु आज भी नहीं आया। क्यों अर्जित? शुभांशु यहाँ पर MV का मतलब है मेजर्ड वैल्यू और TD का मतलब है ट्रू वैल्यू। जो भी प्रियांशी कुछ सवाल पूछना है आपको? आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है दोस्तों, आज अपन ने ये टॉपिक शुरू किया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में अपन लोग इसको खत्म कर देंगे। इस टॉपिक को अपन अगली क्लास में खत्म कर देंगे ताकि क्वेश्चंस कर पाए। होपफुली आप लोगों को अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो या रह गया हो कुछ चीज ऐसी जो पूछना चाहते हो आप, तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में ये तीनों टॉपिक्स, ये वाले तीनों एरर्स एक साथ कवर अप कर पाऊं और खत्म कर पाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।